गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 7 का नाम है रात का मेहमान। क्या है? रात का मेहमान। ठीक है बच्चों, इस पाठ में आज़ाद भारत के सपने को सच करने के लिए भरा भारत में अनेक युवाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी, है ना। अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, है ना। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया। लखनऊ के निकट काकोरी में उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिया गया। गिरफ्तारियां हुई, तिल का ताड़ बनाया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद एक दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता ही गया, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 1920 में शांति आंदोलन के समय, है ना, क्या किए थे उन्होंने? पहला धमाका किया था और जो सरकारी खजाना था, है ना, उसको लूट लिया गया। अब उसको लूटने के बाद में जो ब्रिटिश शासन थी, है ना, जो ब्रिटिश शासन थी, उन्होंने क्या किया? अपने गुप्तचर को भेजकर जो क्रांतिकारी थे, है ना, उनको पकड़ लिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। कई को आजन्म काला पानी की सज़ा दे दी गई, है ना। ऐसे करके जो इतने सारे क्रांतिकारियों का ग्रुप था वो पल भर में ही छिन्न भिन्न हो गया, मतलब इधर उधर हो गया। लेकिन उनके जो सेनापति थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, है ना, उसको अभी तक ब्रिटिश शासन पकड़ नहीं पाए थी। ठीक है, उन्हीं दिनों की बात है। फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, लेकिन चार छह वर्दी धारी ही दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे लिबास में थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इस गाड़ी से बनारस जाएंगे। उन्हीं बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वाले ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता न चला, है ना। अब क्या हुआ कि 1930 में जब ठंडी का मौसम था, उस समय क्या हुआ था कि पुलिस वालों को सूचना मिली थी कि इस ट्रेन से चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो कहाँ जाएंगे? बनारस, है ना, बनारस जाएंगे। इसलिए पुलिस वाले सादे लिबास में और कुछ वर्दी पहनकर उस ट्रेन का चप्पा चप्पा छान मारे, है ना, पर आज़ाद उनको कहीं पर भी नहीं मिले। गाड़ी छूटने में थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी एक टिकट भी उसके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में ही उतर पड़े थे। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, आज़ाद, है ना। अब पुलिस वालों को पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद तो एक दूसरे के वेश में वो क्या कर रहे हैं,
जा रहे हैं, है ना? तो उसके टिकट को चेक करने के लिए जब देखा गया तो उसमें क्या लिखा गया था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है ना? आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को आज़ाद के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। अब तो अफसर को काटो, अफसर को काटो तो खून नहीं, फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी, है ना? अब उनको इतना गुस्सा आया, जो अफसर थे उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा करके क्या किया कि आज़ाद जी को पकड़ने के लिए ठानी और उसका पीछा करने की सोची। हाथ में अटैची लिए आज़ाद खरामा खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े। चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर हवीवेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उसके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी, है ना? अब वो देखे कि पीछे से पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो वो क्या किए कि इस गली से उस गली मुड़ते हुए वो पहुँचे और अचानक ही एक घर का दरवाज़ा उन्होंने ठोकने लगे। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ, है ना? अब वो दरवाज़ा एक बुढ़िया खोली और बोले कि मैं बहुत भीग गया हूँ और बारिश थमने तक मुझे शरण चाहिए, मतलब मुझे आसरा चाहिए, मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करते हुए बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया और कमरे से धोती निकाली। धोती जनानी थी। देखते ही उन्हें हंसी आ गई, है ना? अब वो बुढ़िया क्या करी कि जल्दी से उसको अंदर बुलाई, बैठने के लिए बोला और कमरे में चली गई। और एक औरतों का पहनने वाला, है ना, धोती जनानी मतलब होता है औरतों का, है ना, पहनने वाला धोती लाई। तो उसको देखकर वो हंसने लगे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा, है ना? बोली कि ये मेरी बेटी की है, मेरे घर कोई मर्द नहीं है। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं, आज़ाद बोले। क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच सच कहो, है ना? तो अब क्या हुआ, बुढ़िया उनसे पूछने लगी, है ना, कि तुम कौन हो? तो वो बोले कि उन्होंने तो कभी झूठ बोला नहीं था, है ना? तो बोले कि मैंने कभी झूठ बोला नहीं है और अभी मैं सच बता नहीं सकता हूँ। तो बुढ़िया बोली कि सच बोलने से क्या तुमको डर लगता है? तो बोले कि नहीं। तो बोले कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, जो फरार है वही आज़ाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंकी। जी वही। तुम्हारा अपराध देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता है। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने। बस यही अपराध है मेरा, आज़ाद आवेश में कहते गए, है ना? अब बुढ़िया जब बोली कि तुम्हारा अपराध क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी भारतीय को क्या रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर
देखते नहीं देख सकता हूँ, है ना। और मैं अपने देश को आज़ाद करना चाहता हूँ, इसीलिए अंग्रेजी शासन जो है वो क्या कर रहे हैं, मुझे पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख से ऐसा लाल जन्मा, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई, ऐसा बुढ़िया ने कहा, है ना। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है ना। अब आज़ाद जी उसको देखे, है ना। उसकी आयु लगभग कितने वर्ष की होगी, 50 वर्ष की होगी, है ना। और वो बहुत ही गरीब परिवार से लग रही थी, निर्धन परिवार से लग रही थी, है ना। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकल कर कोई तेजी से जीने की ओर लपका। आज़ाद वहीं कोने में छिप गया। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी भागी नीचे आई और उसकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को कहा। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई, पूछा क्या है माँ, किसे देख रही हो, है ना। अब क्या हुआ कि उसको खांसी का दौरा पड़ा उस बुढ़िया को, तो वो देखने, उसकी बेटी जो ऊपर में पढ़ रही थी वो दौड़ी दौड़ी आई। तब तक जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो छुप गए थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बात कर रहा था। बुढ़िया इधर उधर देख रही थी क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो छुप गए थे, है ना। वो बोली कि यहाँ पे जो मुझसे बात कर रहा है वो कहाँ है। कल्पना ने आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ। रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, आज़ाद ने सहज भाव से कहा। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा, है ना। बुढ़िया ने कहा कि इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, क्योंकि आज़ाद बोले कि मैं आज पूरे दिन से भूखा हूँ, है ना। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही भूरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं तिपाई पर रख दिया। हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे तो एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। भूख में ऐसा ही होता है। तुम कभी भूखी रही हो, आज़ाद ने पूछा। हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है। वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ना, परीक्षा निकट है। किस कक्षा में पढ़ती हो। MA द्वितीय वर्ष, है ना। अब आज़ाद जी को बहुत भूख लग रहा था, इसलिए वो क्या कर रहे थे, रोटी को बहुत तेज़ी से खा रहे थे, है ना। और उसने पूछा कि भूख लगता है तो ऐसे ही लगता है, उसकी जो बेटी थी उसने कहा, है ना। और वो अभी कौन से कक्षा में पढ़ रही है, MA द्वितीय वर्ष की छात्रा है ना। क्या विषय है तुम्हारा, संस्कृत, है ना। अब आज़ाद जी पूछे कि किस विषय से तुम पढ़ रही हो, तो वो क्या बोली, संस्कृत विषय से। साफ बात, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो, है ना। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की ट्यूशन करती है। उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाता है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का तो है नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुझे मुंह बाएं खड़ी है ना। अब क्या, उसकी जो बुढ़िया माँ थी वो बता रही है कि कल्पना जो 20 रुपए मासिक में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, उसी से हम लोग का घर खर्च चलता है। अब उसकी शादी भी करनी है, लड़के भी हैं, लेकिन क्या होता है, पैसे की समस्या की वजह से उसकी शादी हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे सॉरी बच्चों, वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी GPO की घड़ी ने टन टन करते रात के 2 बजे। आज़ाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को
को बुलाने के लिए कहा। वह तभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाल भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी। बड़ी कठिन रचना है, संसार में कोई काम कठिन नहीं, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है, आज़ाद ने कहा। अब 2 बजे रात को 2 बज गए, है ना। तब तक में क्या हुआ कि कल्पना जो है वो पढ़ाई ही कर रही थी, है ना। अब आज़ाद जाना चाहते हैं और उसको आशीर्वाद देकर कि तुम प्रथम श्रेणी से पास हो, ऐसा बोलकर वो जाने के लिए होते। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। अच्छा तो ये लो, अपने प्रथम आने का इनाम कहकर आज़ाद ने ब्रीफकेस कल्पना के हाथ में थमा दिया और वे बुढ़िया को प्रणाम कर तुरंत वहाँ से चले गए, है ना। अब क्या हुआ कि बुढ़िया को प्रणाम कर और वो ब्रीफकेस तो वो सूटकेस को देकर वे चले गए। कल्पना ने ब्रीफकेस खोला, उसमें भरे थे सैकड़ों रुपये के नोट। शायद कल्पना के विवाह के लिए रुपये लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आज़ाद जा चुके थे। बारिश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। अंधेरे में ताकती वृद्धा न जाने क्या सोचती रही, है ना। अब यहाँ पे आप उसके जो उसमें अटैची दिए थे, है ना, जो ब्रीफकेस दिए थे उसमें काफ़ी सारे रुपये थे, है ना। जब उसको खोलकर कल्पना ने देखा तो उसमें बहुत सारे रुपये थे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ टिप्पणी दी हुई है ना। यहाँ पे टिप्पणी दी हुई है, उसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, है ना। अब यहाँ पे चंद्रशेखर, हमने तो पहले चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा। अब उसके जन्म कहाँ हुआ था, उसकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, है ना, उन सब के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उसके पिताजी एक बहुत साधारण सा काम करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में ही हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी जिसको बनारस भी बोलते हैं, गए। वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। एक बार किसी सत्याग्रह में वे पकड़ लिए गए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद बोले, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्र है। तुम्हारी माँ का तुम्हारा निवास क्या है? जेल खाना है ना। न्यायाधीश इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर बिगड़ गए। उसने उन्हें 15 बेत सजा मारने की सजा दी। उन्हें 15 बेत लगाए गए। हर बेत पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की, भारत माता की जय। वे तभी से क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। उसकी पिस्तौल में एक गोली बची थी। वह उन्होंने अपनी कनपट्टी पे मारकर अपनी जीवन समाप्त कर ली। अल्फ्रेड पार्क में उसकी समाधि बनी है। वह पार्क अब आज़ाद पार्क नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तो चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश शासन ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, किंतु उसको कभी भी पकड़ नहीं पाए थे। उनका प्रण था कि जीवित रहते हुए कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता है ना। और अंत में वही हुआ कि उनके पास जब कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक गोली बची थी, तो उन्होंने खुद के ऊपर वह गोली चलाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया था। ठीक है बच्चों। और अल्फ्रेड पार्क, पहले उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था, अब उस पार्क को आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्या है, समाधि बनी हुई है। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका प्रश्न उत्तर और आगे का अभ्यास प्रश्न जो दिया हुआ है और भाषा तो जो दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। सो थैंक यू बच्चों।